सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मनविंदर जी, याद करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर राहुल गांधी ने तो कहा था कि संविधान बदला तो देश में आग लग जाएगी। इससे पहले इन्होंने ये भी कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, लेकिन देखिए प्रधानमंत्री तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं और कितनी ट्रांसपेरेंसी से ये शैतानी कानून भी संशोधित कर दिया गया है। इस पे सिग्नेचर होना बाकी है राष्ट्रपति महोदया के। और राहुल गांधी की क्या रह गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके दिमाग में तो बहुत सारे प्लान हैं अभी। सर देखिए, एक तो राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। लोगों ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। देश की जनता तो कांग्रेस को और गांधी नेहरू परिवार को 2014 से ही सीरियसली ले नहीं रही है, बल्कि उससे भी पहले से अगर हम चले जाएं, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कब मिला था आखिरी बार? 1984 में। वो भी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो एक सहानुभूति की लहर उपजी थी, उसकी वजह से उनको पूर्ण बहुमत मिल गया था। उसके बाद कांग्रेस को कभी पूर्ण बहुमत तो छोड़िए, हर चुनाव के बाद वो घटती चली गई है। बस 2009 अपवाद है। 2004 में उसको 145 सीटें मिली थी, 2009 में 205 या 6 सीटें मिली थी। इसके बाद तो कांग्रेस लगातार पतन की तरफ ही है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में भी कांग्रेस 3 लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है, हार चुकी है। उनको कोई सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए 2014 में कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में मात्र 52 सीटों पर। अब 2024 के इलेक्शन में भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 98, 99 उस पर जो है अटक करके रह गई है। तो राहुल गांधी इस समय फ्रस्ट्रेटेड आदमी है। उनको ये गलतफहमी है, उनको भी, उनकी मम्मी को भी, उनके परिवार को, उनके आसपास के जो सलाहकार हैं उनको भी, कि जैसे ये तो राज परिवार है, इन्हीं को जैसे राज करने का हक है इस देश में, और तो किसी को है नहीं। और जनता अगर लगातार आपको रिजेक्ट कर रही है, आप पर उसका भरोसा नहीं रह गया है, और वो नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को ही देश की कमान सौंप रही है, तो बजाय इसके कि इसको, यानी जनता के आदेश को एक्सेप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए, शिरोधार्य करके, और एक सकारात्मक आलोचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया जाए, वो लगातार देश के भीतर भी, देश के बाहर भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको जैसे वो अलोकतांत्रिक बता रहे हैं, रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे मीडिया हो या कार्यपालिका हो, सबको तो रिजेक्ट कर रहे हैं, सभी पर तो अविश्वास जाहिर कर रहे हैं। ईवीएम से लेकर के चुनाव आयोग तक सबको रिजेक्ट कर रहे हैं। और वो एक केजरीवाल जुमला कसा करते थे कि सब मिले हुए हैं जी। जी, जी। तो अगर कांग्रेस हार रही है तो ये सब जितने भी आपके इदारे हैं, जितने भी संवैधानिक संस्थान हैं, बॉडीज हैं, ये सब खराब, रिजेक्ट कर दो इनको, और देश को भी, व्यवस्था को भी विदेशों में जाकर के बदनाम करो। सब जानते हैं कि चीन ने भारत की जमीन जो है वो नेहरू के कार्यकाल में हड़पी है, लेकिन जिस तरीके की बातें ये गलवान घाटी को लेकर के, पूर्वी लद्दाख को लेकर के लगातार करते रहते हैं, फैलाते रहते हैं, तो लोगों ने अब इनको बिल्कुल सीरियसली लेना बंद कर दिया है। लोग इनका नोटिस भी लेना बंद कर चुके हैं। हम लोग भी जब अपने चैनल पर राहुल गांधी के बारे में, उनके किसी बयान के बारे में, कांग्रेस की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, या जो सवाल ये उठाते हैं उस पर प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत सारे लोग आकर के टिप्पणी कर जाते हैं कि क्या कर रहे हैं आप लोग, इनको
क्यों इतना महत्व दे रहे हैं, क्यों इनको इतना स्पेस दे रहे हैं, क्यों इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी क्या कहते हैं ये बहुत ज़्यादा महत्व अब रखता नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि साहब अगर चुनाव आयोग की मिलीभगत से नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाते हैं और अगर ये संविधान में बदलाव करते हैं, संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इस देश में आग लग जाएगी। इन्होंने लंदन में बैठ करके कहा था कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, दियासलाई जलाने की दिखाने की जरूरत है। तो एक तो इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी कितने सालों तक इस देश पर राज करती रही और खुद इनके परिवार के 3 लोग ही करीब 37 साल तक देश का नेतृत्व किए हैं। जवाहरलाल नेहरू 17 साल, इंदिरा गांधी करीब करीब 15.5-16 साल और इनके पिताजी राजीव गांधी करीब 5 साल। इसके अलावा भी लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह और इनके समर्थन से यानी कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चा सरकार जो एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व में बनी, आई के गुजराल के नेतृत्व में बनी, तब भी इनकी शय थी, इनका समर्थन था उन सरकारों को। तो करीब करीब 58 साल तक इनकी सरकारें रही हैं और 70 से ज्यादा संविधान संशोधन हुए हैं इनके समय में। तब तो विपक्ष ने ये नहीं कहा कि देश में आग लगा देंगे अगर आपने संविधान संशोधन किया। संविधान में संशोधन या कानूनों में संशोधन क्यों किया जाता है? क्योंकि समय की मांग होती है और कई बार जो पुराने कानून हैं वो इरिलीवेंट हो जाते हैं और जो बदलती हुई जरूरतें हैं देश की, अलग अलग सेक्टर की, अलग अलग विभागों की, उसको भी, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए भी आपको संशोधन करने पड़ते हैं क्योंकि परिवर्तन जो है वो बहुत जरूरी होता है समय के साथ साथ और जरूरतों के साथ साथ। अब संशोधन हो गया, जैसा आपने कहा कि वक्फ संशोधन बिल आया दोनों सदनों में। पहले तो कहा जा रहा था कि अल्पमत सरकार है, ये तो गिर जाएगी, किसी भी समय गिर जाएगी। इनको ये गलतफहमी थी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिनको मुस्लिम वोटों की दरकार रहती है अपने अपने राज्यों में, वो इसके लिए तैयार ही नहीं होंगे। वो तैयार भी हो गए, उन्होंने तो कोई छू चपाट नहीं की, उन्होंने तो बल्कि व्हिप जारी कर दिया कि जो वक्फ संशोधन बिल आ रहा है हम उसके पक्ष में रहेंगे और सभी सांसद उस दिन इसके पक्ष में मतदान भी करेंगे। कोई अगर मतदान नहीं करता तो उसकी सदस्यता चली जाती। व्हिप जारी जी। होने का सीधा मतलब है। तो इनको बड़े झटके लगे हैं, हिल गया है इनका दिमाग। और अगर नहीं हिला होता तो तीनों यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वो बहुत असहज दिखाई ना देते। और असहज में इसलिए शब्द का यूज कर रहा हूं कि राहुल गांधी जब ये करीब 14 घंटे चर्चा हुई राज्यसभा में और करीब 13 घंटे चर्चा हुई लोकसभा में, तो दोनों सदनों में सोनिया गांधी उधर नहीं थी। हाँ, जब मतदान का समय हुआ तब वो रही। इसी तरीके से जब मतदान का समय आया तो राहुल गांधी भी आए और मोस्टली सदन से गायब रहे। और केरल की राजनीतिक सियासी मजबूरियों के चलते उन्होंने इस चर्चा में हिस्सा भी नहीं लिया क्योंकि केरल में इनको ईसाइयों के वोट भी चाहिए, मुसलमानों के वोट भी चाहिए। और वहाँ के ईसाइयों की जितनी मिशनरियां हैं, जितने संगठन हैं, उन्होंने तो गृह मंत्री को और किरण रिजिजू को बाकायदा चिट्ठियां लिखी हैं, पत्र लिखे हैं कि हम इस बिल का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि केरल में हमारी बहुत सारी ज़मीनें जो हैं वो वक्फ बोर्ड ने और जो मुस्लिम के सामाजिक संगठन हैं दूसरे, उन्होंने कब्जा रखी। तो वो सब परेशान। अब इनका धर्म संकट ये था कि केरल की राजनीति के चलते, वायनाड की राजनीति के चलते, कि हम इसका समर्थन करें तो एक पक्ष नाराज होगा, विरोध करें तो दूसरा पक्ष नाराज होगा। इसलिए ना बोलने का ही फैसला लिया तीनों ने और नहीं बोले। इतनी असमंजस में, इतने बैकफुट पर, इतने निराशा के भाव के साथ हमने इन लोगों को कभी नहीं देखा।
यानी ये लोग जो वो होता है ना कि जो गिद्ध दृष्टि होती है कि किसी तरीके से कोई पशु मर जाए तो उनकी दावत हो जाए 2-4 समय के लिए, तो वैसा ही ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से कोई तो इनका जो एनडीए का सहयोगी दल है वो नाराज हो, गाल फुला करके बैठे फूफा की तरह और इनका काम हो जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में जितनी राजनीति अब तक हम समझ पाए हैं या देश समझ पाया है या जो राजनीतिक समीक्षक हैं वो जानते हैं, वो बिना फुल प्रूफ तैयारी के कभी भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाते हैं। जब वो देख लेते हैं कि यहाँ बिल्कुल एकदम पक्के तौर पर हम इस दरिया को पार कर लेंगे सफलतापूर्वक, वो तभी दरिया को पार करने के लिए नाव पर सवार होते हैं। और वही हुआ। दोनों दिन 2 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा हुई, 3 अप्रैल को राज्यसभा में लाया गया ये बिल लोकसभा से पारित होने के बाद। दोनों दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे क्योंकि उनको विदेश यात्रा पर जाना था, थाईलैंड और श्रीलंका की। तो जो गृह मंत्री थे, सेकंड इन कमान जो माने जाते हैं, तकनीकी तौर पर राजनाथ सिंह हैं, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के बाद चीज़ों को संभालते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से आजकल दिशा भी दे रहे हैं, वो अमित शाह हैं। और वो दोनों दिन यानी दिन रात जाग करके, आप देखिए कि लोकसभा की कार्रवाई सुबह 3:41 तक चली और राज्यसभा की कार्रवाई 4:02 तक चली सुबह। वो दिन में भी जाग करके रणनीति बनाते रहे और रात को सदन में बैठ करके इसकी देखभाल करते रहे। और उन्होंने ढाल का काम किया दोनों सदनों में किरण रिजिजू जी के लिए। जब भी कोई तीखा सवाल पूछता था तो वो तुरंत खड़े हो जाते थे। तो जो आचरण है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और सरकार की लीडरशिप का, ये राहुल गांधी और जो दूसरे ये खानदानी चेहरे हैं जो पैराशूट से टपके हैं और जो चाहते हैं कि हम देश का नेतृत्व करें, हम प्रदेशों में मुख्यमंत्री बने, ये बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन ये जो इनका अहंकार है जो हमेशा इनको सातवें आसमान पर टांग करके रखता है, उसी के कारण इनकी ये दुर्दशा है कि कुछ का कुछ बोलते हैं और कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। बाकी तो छोड़ दीजिए, ये अपनी पार्टी का भी भला नहीं कर पा रहे हैं। जी सही कहा आपने सर। आपने विदेश यात्रा की बात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक मैं आपसे ये तस्वीर शेयर करूंगी, आपने भी इसको ट्वीट किया है और ये तस्वीर बहुत कुछ शो कर रही है। कोलंबो की ये तस्वीर है और जिस समय मैंने इसका वीडियो देखा तो मेरा मन भर आया। आपका कमेंट चाहूंगी इस पे। देखिए, नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों का भाव है, जो उन पर एक अगाध विश्वास है और उनमें जो एक अभिभावक की छवि लोग देखते हैं, ऐसा विश्वास बहुत कम नेताओं को प्राप्त हुआ है। जब डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद अब्दुल कलाम दिवंगत हुए थे, पूर्व राष्ट्रपति, हर घर के लोगों को लगा था कि जैसे हमारा अपना चला गया। जी इसी तरीके से नरेंद्र मोदी आज की तारीख में, बच्चे हों, नौजवान हों, इस तरह की महिलाएं हों जो 30 के ग्रुप में हैं, 30 की एज में हैं, उस लेडी के चेहरे से ही, भावों से ही, आंखों से ही ये पता चलता है कि जैसे उसने अपने भगवान को पा लिया। यानी जिसके प्रति वो इतनी ज़्यादा भक्ति भावना से, आस्था से ओतप्रोत हो, वो अचानक आपके सामने आ गया और वो फिर अपने भावों को प्रदर्शित कर रही है। किस रूप में कर रही है वो सबके सामने। मैंने तो ट्वीट किया है कि बहुत सारी बातें हम कई बार आर्टिकल्स में लिखते हैं, 1000 शब्द लिखते हैं जी कुछ व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, लेकिन कोई एक तस्वीर होती है जो 1000 शब्दों से भी ज़्यादा
मारक साबित होती है, उसका असर कहीं ज़्यादा होता है। तो अलग-अलग देशों में जब भी वो जाते हैं और वहाँ जो भारतीय बसे हुए हैं, कोई अलग-अलग सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कोई अ, बस गया है वहीं, वहाँ की नागरिकता ले ली है, उनके पूर्वज वहाँ गए थे तो वहीं के अब होकर रह गए हैं। लेकिन जो जड़ होती है, जो मातृभूमि होती है, जो अपना देश होता है, उसको तो कोई भूल नहीं पाता है कभी। तो उस देश से हवा भी आ जाए तो वो भी सुकून देती है। ये तो प्रधानमंत्री हैं जो साक्षात उनके सामने होते हैं कई बार। और एक नई रीत उन्होंने शुरू की है 2014 से। जिस भी देश में जाते हैं, अगर उनके पास समय है, तो वो भारतीयों से, भारतीय मूल के लोगों से ज़रूर मिलते हैं। वहाँ की जो इंडस्ट्री के जहाज होते हैं, जो सीईओ होते हैं, मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं पूंजी निवेश के लिए। भारत में क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए। और भारतीयों से मुलाकात करते ही हैं। और भारतीय भी, वो जैसे ही लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट के बाहर उनको, या एयरपोर्ट के अंदर ही जो वहाँ के मिशन हैं, हमारे उच्चायोग हैं या जो दूतावास हैं, उनके जरिए वो लोग हवाई अड्डे के अंदर चले जाते हैं और मोदी जी कभी उनको निराश करते नहीं हैं, उनके पास आकर के मिलते हैं। जिस होटल में वो ठहरे हुए होते हैं, वो उस होटल के बाहर जो है लाइन लगा लेते हैं। या अगर वो कोई समागम करते हैं, चर्चा करते हैं बैठ कर के, तो वहाँ उस हॉल में भी यही हालत रहती है। हज़ारों की भीड़ उमड़ पड़ती है, जो तिरंगे लेकर के हाथों में वहाँ बैठे हुए होते हैं। तो इससे क्या हुआ है कि उन देशों में भी भारत की और भारतीयों की इज्जत काफ़ी बढ़ी है, वेटेज काफ़ी हुआ है। और जो लोग विदेश यात्राएँ करते रहते हैं, वो अपने अनुभव भी साझा करते हैं कि भारतीय पासपोर्ट का सम्मान बढ़ गया है। पहले जामा तलाशी ली जाती थी, यानी हमारे जॉर्ज फर्नांडीज डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। जी। अमेरिका में उनकी जामा तलाशी लेने की कोशिश की गई थी, वो बड़े नाराज हो गए थे। आज तो सामान्य नागरिक भी जाते हैं तो उनकी कपड़े उतरवा करके तलाशी नहीं होती है। एक सम्मान है आज भारतीय पासपोर्ट का। ये किस लिए है? ये केवल इसलिए है कि एक बहुत मजबूत प्रधानमंत्री इस समय देश में काम कर रहा है। सही कहा आपने सर। और जिस तरीके से हमने देखा, जिस समय बिल पे चर्चा हो रही थी, वक़्त बिल पे, अब तो केवल राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर होना बाकी है। लेकिन एक बहुत ख़ास बात ये है सर कि अमित शाह जी ने करीब-करीब 48 आवर्स अपने दिए, लेकिन राहुल गांधी, वो केवल वोटिंग के समय आते हैं। वो भी आपने देखा होगा कि नाइट वियर्स में थे, चप्पल में थे, लग रहा था कि उन्हें कोई उठा कर के वहाँ फेंक गया है। इनको अपने लोगों के प्रति मतलब ये भी नहीं लगता कि इनकी कोई ड्यूटी है? ये जेस्चर क्या शो करता है इनका? आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, जी। तो कुछ मूल्य हैं, कुछ मर्यादा है, कुछ गरिमा है, कुछ नैतिकता है, कुछ परंपराएं हैं। उन सब का आपको सम्मान करना सीखना होगा। अगर आप इस गुरूर में हैं, इस अहंकार में हैं कि आप तो संविधान से भी ऊपर हैं, आप तो संसद से भी ऊपर हैं, आपके लिए तो राष्ट्रपति भी कोई मायने नहीं रखता, आपके लिए तो प्रधानमंत्री पद भी कोई मायने नहीं रखता है। यानी प्रधानमंत्री पद पर जो है, उसका भी आपको सम्मान नहीं करना, आपको राष्ट्रपति का भी सम्मान नहीं करना, आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का भी सम्मान नहीं करना, आपको लोकसभा के स्पीकर का भी सम्मान नहीं करना, आपको सदन की परंपराओं का भी सम्मान नहीं करना है। तो फिर तो आप कच्छे बनियान में भी पहुंच सकते हैं, आपको कौन रोक देगा? और आप अपना बौनापन दिखाते हैं, अपना निकम्मापन दिखाते हैं। और आपके भीतर जो अहंकार टूट-टूट करके भरा हुआ है, एक ऐसे अ, मुझे नहीं याद कभी के कभी इस तरह की अराजकता सदनों के प्रति, संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अ, राजीव गांधी ने दिखाई हो, या नेहरू ने दिखाई हो। इंदिरा गांधी ने ज़रूर दिखाई थी,
1975 में इस देश पर इमरजेंसी थोप करके। और मैं कहूँ तो, अगर सही बात कहूँ तो इंदिरा गांधी के समय ही हमारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान और पतन होना शुरू हुआ था। कई कई मुख्यमंत्री उनके दफ्तर के बाहर मिलने के लिए बैठे रहते थे और उनको घंटों घंटों इंतजार कराया जाता था। राज्यपालों का यही हाल था। एक बार एक चीफ मिनिस्टर को हवाई अड्डे पर राजीव गांधी ने जो है वो डांट दिया था कि आपको कोई और काम नहीं है क्या, यहाँ चेहरा दिखाने के लिए आ गए। और वो मुख्यमंत्री वहीं फूट फूट करके रोने लगे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। और उसके बाद हालत ये हो गई थी उस राज्य में कांग्रेस पार्टी की कि जिस समुदाय से वो चीफ मिनिस्टर आते थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट करना शुरू कर दिया था। तो ये परिवार जो है ये अहंकार से भरा हुआ है और इनके कारण इनका तो खैर पतन हो ही रहा है, इनको तो लोगों ने रिजेक्ट कर ही दिया है। इनके चलते कांग्रेस में भी अब कोई प्रतिभावान आदमी बचा नहीं है। एक एक करके सब कांग्रेस से रुखसत हो रहे हैं, जा रहे हैं। जो हैं भी वो चुप पड़े हुए हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है अभी, या उनको कहीं किसी पार्टी से भाव नहीं मिल रहा है। वरना कांग्रेस पार्टी की जो हालत इन्होंने करके रख दी है, और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जो दूसरी तीसरी दर्जे की लीडरशिप है उसको पता नहीं है कि ये हो क्या रहा है, सबको पता है। लेकिन चूंकि ये नेहरू गांधी खानदान से है, सोनिया गांधी के सुपुत्र हैं, इसलिए कौन चैलेंज करे। अगस्त 2020 में एक G23 ग्रुप बना था जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर के मुकुल वासनिक और शशि थरूर से लेकर के कई लोग थे। G23 बना था और उसने राहुल गांधी के तौर तरीकों को लेकर के बहुत नाराजगी जाहिर की थी। और ये वो समय था जब फिर से राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपने की चर्चा चल निकली थी। तो उन्होंने विरोध किया था कि जब सोनिया गांधी को हटा करके इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो इन्होंने बिना CWC की सहमति लिए या बिना उसको विश्वास में लिए 2019 के नतीजे आने के बाद अध्यक्ष पद से तैश में आकर के रिजाइन क्यों किया। और अगर रिजाइन कर दिया था तो फिर अब क्यों अध्यक्ष बनने की फिर से तैयारी कर रहे हैं। वो लिस्ट अगर उठा करके देखें तो उसमें से 1/4 लोग अब कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं। जितिन प्रसाद से लेकर के गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, बहुत सारे लोग बाहर जा चुके हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह सब बाहर जा चुके हैं। तो कहने का आशय ये है कि ये लोग अब AK एंटनी की रिपोर्ट थी 2014 के इनकी ऐतिहासिक हार के बाद सोनिया गांधी ने AK एंटनी को जिम्मेदारी सौंपी कि आप जरा हार के, इतनी बुरी तरह हार के कारणों की मीमांसा करिए, समीक्षा करिए, कारणों को बताइए। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से कांग्रेस हारी है। और बात सही है। 2013 में जब इनको लगा कि 2014 के चुनाव बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और बल्कि चुनाव घोषित होने वाले थे उससे 2 दिन पहले जी। मनमोहन सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और दिल्ली की बहुत प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी। तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण थी ये 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लेकर के डूब गई। केवल एकमात्र ये कारण नहीं था, भ्रष्टाचार था, कुशासन था, महंगाई थी, मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में बनी हुई थी, कोई भी विकास के काम हो नहीं रहे थे, बंदरबाट हो रही थी, बहुत सारे कारण थे। और अन्ना का आंदोलन भी 2011-12 में अपने परवान चढ़ा हुआ था जिसके कारण पूरे देश में एक माहौल कांग्रेस के खिलाफ बन गया था। और 2012 में एक और घटना निर्भया कांड हो गया था। तो ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से ये 44 सीटों पर सिमट गए थे। लेकिन इतनी बुरी हालत बार बार लोगों के द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद, केवल 3 राज्यों में ही इनके मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बट नहीं जले उसके, तो वही हालत इनकी अभी भी बनी हुई है। मुझे लगता है कि जो मोदी जी का नारा था शुरू में, कांग्रेस मुक्त भारत, और जो गांधी जी भी चाहते थे आज़ादी जब मिली
कि अब कांग्रेस जी, को जी। खत्म कर दिया जाना चाहिए, तो वो दोनों ही सपने जो हैं नरेंद्र मोदी का भी और गांधी जी का भी, वो राहुल गांधी पूरा करके जाएंगे। सर अब देखिए ना, जो इन्हें करना चाहिए था वो तो इन्होंने किया नहीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। ओवैसी तो पहुँच चुके हैं। यानी कि करना कुछ नहीं है, अब किए कराए पे पानी फेरने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। तो इनकी धमकियाँ आई मीन कितनी चलेंगी? क्योंकि इनके तो वकील भी वही हैं, जो ज़मानत देने के लिए जाने जाते हैं, स्टे दिलवाने के लिए जाने जाते हैं, लाइक अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल। ये संसद से पारित कानून है हुँ, हुँ। और संशोधन कानून है। ये कोई संविधान में वैसा संशोधन नहीं है, वैसा अमेंडमेंट नहीं है जैसा 2/3 बहुमत जरूरी होता है जिसके लिए। ये लॉ में संशोधन है, कानून में संशोधन है। और संसद को, दोनों सदनों को, सरकार को इसका हक है। दूसरी बात यह है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कोई खेल करवा लेंगे या सुप्रीम कोर्ट कोई एडवर्स फैसला दे देगा, क्या वो, उनको इतनी समझ नहीं है कि भारत सरकार के पास कैसे कैसे वकील होते हैं, कैसे कैसे विधि वेत्ता होते हैं। हरीश साल्वे जैसे जाने माने वकील जो हैं वो इस समय भारत सरकार को सेवाएं देते हैं, सलाह देते हैं। कोई उनके सॉलिसिटर जनरल नहीं है, लेकिन सलाह देते हैं। और मोदी सरकार का एक रहता है कि उनकी सलाह जरूर ले ली जाए। तो वो ठोक बजा करके ही कोई भी कानून जब बनता है, जो भी संशोधन होने होते हैं, तो हरीश साल्वे जैसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो, जिनको हम नहीं जानते हैं लेकिन सरकार का वो काम करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बिना उनकी सलाह के या बिना विधि के कानून के जानकारों के आप कुछ भी हमें ही नियम उपनियम बना करके और विधेयक पेश कर देंगे। विधेयक जब तैयार होता है तो संबंधित मंत्रालय बहुत सारे विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर वो सब संशोधन करता है। उसके बाद वो कानून मंत्रालय यानी विधि मंत्रालय के पास जाता है, फिर कैबिनेट के पास जाता है, कैबिनेट फिर जरूरी समझती है तो उसकी समीक्षा करती है और तब वो पार्लियामेंट में पेश करने के लिए तैयार होता है। और इस बार तो कमाल किया है, गजब किया है मोदी सरकार ने कि 8 अगस्त 2024 को ये वक्फ संशोधन बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में और तुरंत उसको जेपीसी को दे दिया गया कि 31 सदस्यीय एक जेपीसी बनेगी, जिसमें 21 सांसद जो हैं वो सत्तारूढ़ एनडीए के होंगे और जो बाकी के 10 हैं वो विपक्ष के होंगे। और हमेशा ऐसा ही होता है। चेयरमैन जगदम्बिका पाल को लगाया गया और इसने पूरी कवायद की, 6 महीने तक दिन रात काम किया। इतना ज्यादा बैठ के, इतनी ज्यादा अलग अलग लोगों की राय, उनके उनके पक्ष सुने गए, करोड़ों ईमेल आई, वो सब ली गई। तो कहने का आशय ये है कि बहुत सोच समझ करके और सारी प्रक्रिया जो होती है ठोक बजा करके उसको पूरा करके और सब पक्षों की बात सुन करके, और जेपीसी ने भी जो 14 सुझाव दिए कि साहब ये संशोधन कर लिए जाएं, 8 अगस्त जी, में जी। जो पेश किया गया था वो सब हुँ। कंसीडर किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, कोई न्यायाधिकरण हो, वो देखता है, नियम कायदे कानूनों पर कसता है, संविधान के अनुरूप है, प्रतिकूल है, उसका वायलेशन तो नहीं है, वो सारी चीजें देख करके ही फिर उस पर फैसला करता है। ये तो 370 के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। जी, ये जी। तो बहुत सारे मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। जब जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उस समय 9-10 पीआईएल इन्हीं लोगों के द्वारा लगवाई गई थी। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, एक वो दवे, एक प्रशांत भूषण, ये सब पूरा एक ये गिरोह था। तो उनसे पीआईएल लगवाई, वो एक सिरे से सारी खारिज होती चली गई। 6 महीने के भीतर इनकी सारी पीआईएल जो है वो खारिज कर दी गई। तो फिर महाभियोग लाने के लिए इन्होंने कवायद शुरू कर दी। वो वेंकैया नायडू उस समय राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति होते थे, उन्होंने उसको खारिज कर दिया महाभियोग को।
कि नहीं ला सकते आप। 4 जजों को बैठा करके सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो ये देश की प्रतिष्ठा, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, पार्लियामेंट की प्रतिष्ठा, सरकार की प्रतिष्ठा, कोई मायने नहीं रह गए हैं इनके। ये इतने बड़े पावर हंगर हैं, इनको लगता है कि ये इनके इन प्रकार हैं, साम दान दंड भेद जो भी अपनाने हैं वो अपनाओ और किसी भी तरीके से सरकार को कमजोर करो और जो पावर है उसको ग्रैब करो। ऐसे नहीं चलता है। सर मेरे शो के लिए समय निकाला और कई विषयों पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।